नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट अर्नब ब्रांड की प्रोपेगंडा पत्रकारिता की छिलाई कर रहा है और ये सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। आज मीडिया वॉच में हम इसकी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी एनबीए ने कोर्ट में जो आत्मनियमन के दावे किए थे उनकी पोल पट्टी कैसे खुल रही है। हम इसका भी जायजा लेंगे कि केंद्र सरकार अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए क्या और कैसी तिकड़में कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। अर्नब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उस पर सवालिया निशान तो हर तरफ से लग रहे थे। आम जनता में उसकी प्रतिक्रियाएं हो रही थी और जो पत्रकारिता जगत है उसमें भी उसकी घनघोर निंदा की जा रही थी, आलोचना की जा रही थी। लेकिन अब ये मामला अगले स्तर पर पहुंच गया है, यानी कोर्ट में इस पर चर्चा होने लगी है और इसकी परत दर परत उधेड़ी जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि सुनवाई कर रहा है टीआरपी घोटाले की, उसमें ये सुशांत सिंह वाला मामला आ गया है और वो लगातार जो भी रिपब्लिक टीवी ने किया है या अर्नब गोस्वामी ब्रांड की जो पत्रकारिता उसके चैनलों में चल रही है उसकी छिलाई कर रहा है। उसने लगातार एक हफ्ते से इस पे जो भी सुनवाई की है उससे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो एक तरह से आई ओपनर है। आई ओपनर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक कोर्ट में जब ये बातें डिस्कस होती हैं और एक एक करके उनके पॉइंट लेकर वो बातचीत होती है, ज़ेरा होती है, तो वो और भी सफाई के साथ हमारे सामने आता है। तो मीडिया ट्रायल की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है हमारे मीडिया में, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक टीवी के आने के बाद शुरू हुआ या अर्नब गोस्वामी ने इसको शुरू किया। ये बुराई, ये कमी हमारे मीडिया में बहुत पहले से रही है। टीवी चैनल पहले से ही इस तरह की घटनाओं में, ख़ासतौर पर जो अपराध से जुड़ी घटनाएं होती हैं या भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाएं होती हैं, उनमें अदालतें लगाकर और शुरू कर देते हैं फैसला सुनाना। अपनी ही जांच करेंगे, अपनी ही तरफ से दलीलें दी जाएंगी और अपने ही तरफ से फैसले सुना दिए जाएंगे। अदालतें लगाने का ये सिलसिला आपको याद होगा कि जी टीवी ने एक गुड़िया नाम की बच्ची थी वेस्टर्न यूपी में, उसके मामले में भी यही किया था। और उसके बाद ऐसे और भी कई मामले हुए, जैसे जेसिका लाल का मसला है या आरुषि तलवार का मसला है। तो एक के बाद एक ऐसे मसले आते रहे हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने और उनके रिपब्लिक टीवी ने इसको कई गुना बढ़ा दिया है। जैसे सुनंदा पुष्कर के मामले में उन्होंने इसी तरह का काम किया था, पालघर के मामले में, तबलीगी मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, कंगना रनौत के मामले में, ये तमाम मामले हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं। और उसमें सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं है, ये अर्नब गोस्वामी का जो मीडिया ट्रायल है दरअसल वो प्रोपेगेंडा स्टाइल में होता है और उसमें असत्य भरा पड़ा होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में। तो ये एक नया एलिमेंट जो मीडिया ट्रायल में आया है वो दिलचस्प है और उस पर गौर किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट की बातचीत में अभी ये चीज़ें उभर कर नहीं आई हैं। कोर्ट ने पत्रकारिता के दायरे में मीडिया ट्रायल को जांचने परखने की कोशिश की है और उसने सवाल खड़े किए हैं कि भाई ये तुमको किसने अधिकार दे दिया कि तुम ही जांच करो, तुम ही पैरवी करो और तुम ही फैसला सुना दो। जांच करने का अधिकार तो चैनलों को, पत्रकारों को नहीं है। उसका काम संविधान ने पुलिस व्यवस्था को, जांच एजेंसियों को सौंप रखा है। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसी भी मामले की तथ्यों को निकाल सकते हैं। पुलिस अगर काम नहीं कर रही तो उस पर क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये अभियान चला देना कि सुशांत सिंह ने की हत्या हुई थी, ये आपने किस आधार पर किया, ये अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पर पहला सवाल उसने खड़ा किया कि ये आत्महत्या नहीं थी और हत्या थी। ये इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंच गए और ये आप कैसे कह सकते हैं। चैनल किसी व्यक्ति का मीडिया ट्रायल नहीं कर सकता है, ये कोर्ट ने फिर अंडरलाइन किया है। फिर आप ये कौन होते हैं जो ये अभियान चलाएं, अरेस्ट रिया की गिरफ्तारी का अभियान चलाने का हक आपको किसने दिया, किस आधार पर, ये कौन सी पत्रकारिता है और इसमें खोजी पत्रकारिता कहाँ है, ये सवाल कोर्ट ने खड़ा किया। फिर ऐसे मसलों पर, इस तरह के
की जो वारदात हैं उसमें जनता की राय लेना, राय शुमारी करना और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना, ये कहाँ की तुक है। क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जांच के बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी और सच, और जब अदालतें उसकी सुनवाई करेंगी तब सच आएगा, उसको फैसला वहाँ होना चाहिए। लेकिन ऐसे मसलों पर आप कैसे तय करने लगे, ये चीज़। फिर जो रिपब्लिक टीवी की वकील थी मालविका त्रिवेदी, उनको भी कोर्ट ने फटकारा, क्योंकि वो हवाला दे रही थी खोजी पत्रकारिता का। बार बार कह रही थी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हमारे चैनलों ने इस तरह की चीज़ें निकाली, लेकिन वो तमाम चीज़ें अफवाह थीं, अटकलें थीं, उनका कोई पुख्ता आधार नहीं था। तो खोजी पत्रकारिता अटकलों के बीच से नहीं चलती है, उसमें ठोस सबूत चाहिए होते हैं। किसी के खिलाफ भी अगर आप कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, छाप रहे हैं, तो उसके लिए ठोस सबूत चाहिए होता है। ये अटकलों के आधार पर, या आपने अपनी कोई धारणा बना ली है, कोई राय बना ली है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये हमारी खोज है, तो ये गलत है। तो इसमें कोई खोजी पत्रकारिता नहीं है, ये कोर्ट का कहना था। तो आप देखिए कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले की का जो एक एक रेशा कोर्ट खींच रहा है, निकाल रहा है, उससे पूरी अर्णब गोस्वामी के स्टाइल की पत्रकारिता उधड़कर सामने आ रही है। और जितना ज़्यादा इसकी बारीकी से इसका पोस्टमार्टम होगा, जितनी बारीकी से इसको देखा जाएगा, उतना ही आप पाएंगे कि ये जो अर्णब गोस्वामी की प्रोपेगंडा पत्रकारिता है, दरअसल पत्रकारिता है ही नहीं। न केवल पत्रकारिता नहीं है, बल्कि ये समाज विरोधी अंदाज में खबरों को तोड़ना मरोड़ना है, बदनाम करना है लोगों को, लोगों के खिलाफ एक दुर्भावना से ग्रस्त होकर अभियान चलाना है, जो कि मानवता के भी खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जो हमारे यहाँ कानून है उनकी भी विपरीत जाता है। तो ये जो पूरा मसला है अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता का, और ख़ासतौर से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो उभर कर सामने आया है, इसने उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अब ये कोर्ट में जो कुछ भी बहस चल रही है, ये इसकी जो बारीकियां हैं, इसको अगर कोई शब्द बांध कर और लिपिबद्ध करके लोगों तक ले जाएं, तो लोगों की भी आंखें खुल सकती हैं। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले को समझें कि सुशांत सिंह मामले पर अर्णब गोस्वामी और उनके चैनलों ने किस तरह से खेल किया। इसमें टीआरपी का मामला तो होगा ही, अपने चैनल को आगे बढ़ाने का मामला तो होगा ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा केंद्र सरकार को, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का मामला था, महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने का मामला था, मुंबई पुलिस पर अटैक करने का मामला था, और इस पूरी राजनीति में बिहार सरकार भी शामिल थी, जैसा आप जानते हैं। तो ये पूरा खेल क्या है? ये मीडिया नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है, ये दरअसल मीडिया का इस्तेमाल है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, प्रोपेगंडा के लिए, और इसे पत्रकारिता के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट बार बार इस चीज को रेखांकित कर रहा है, हमारे सामने रख रहा है, और इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को साधुवाद। दोस्तों, हमारे यहाँ सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियमन को लेकर लंबे अरसे से बहस चल रही है, और दावे किए जा रहे हैं कि आत्मनियमन के जरिए हम चैनल को ठीक कर सकते हैं, मीडिया इंडस्ट्री को दुरुस्त कर सकते हैं, उसके कंटेंट को ठीक कर सकते हैं, और उसमें जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो 20 साल का हमारा अनुभव है वो बताता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा ढोंग है। ये जो आत्मनियमन वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सरकार की दखलंदाजी बढ़ जाएगी अगर हम आत्मनियमन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, और सरकार अगर दखल देगी तो मीडिया की स्वतंत्रता चली जाएगी। ये एक चिंता वाजिब है, और इससे कोई असहमति न हमारी है न किसी और की है कि सरकार को इन मामलों में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ हद तक सरकार की जिम्मेदारियां जहां हैं वहां से भी उसको बाहर कर देना भी गलत होगा, क्योंकि कानून, संविधान को चलाने वाली सरकार ही होती है। देश को संविधान और कानून के आधार पर सरकार चलाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी भूमिका बिल्कुल खत्म हो जाती है सिरे से। कानून उसने बनाए हैं, केबल एक्ट उसने बनाया है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी उसकी है।
जो MIB है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो लाइसेंस दे दिए चैनलों को, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये अपनी जिम्मेदारी से इनको बरी नहीं किया जा सकता है। सरकार ये कोशिश अभी कर रही है कि उसको बरी कर दिया जाए, ताकि वो जो चल रहा है मीडिया में चलता रहे, क्योंकि उसको उससे फायदा है। लेकिन ऐसा चल नहीं सकता। तो कहने की बात यह है कि सेल्फ रेगुलेशन फेल हो चुका है, लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ रेगुलेशन की एक बॉडी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन NBA, उसका वो अभी भी इस दावे पर, इस सुर को बार बार दोहरा रही है कि नहीं, आत्मनियमन हम कर रहे हैं, आत्मनियमन ठीक चल रहा है। कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर भी बातचीत हो रही, इसको लेकर भी सुनवाई हो रही है, और उसमें साफ पता चल रहा है कि ना NBA ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। NBA की फंक्शनिंग ही ऐसी नहीं है, और ना ही उसके अधिकार क्षेत्र में है, और ना ही उसके अंतर्गत सारे चैनल आते हैं कि वो उसके लिए कुछ कर सके। तो वो एक ऐसी संस्था है जिसके पास ना कोई ताकत है, ना उसकी कोई सुनने वाला है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी NBA के मसले पर बातचीत हो रही, आत्मनियमन के मसले पर बातचीत हो रही, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मुंह पर NBA के वकील को कहा कि आप क्या केवल लेटर हेड पे हैं, मतलब आपकी कोई गतिविधियां नहीं हैं, केवल आप अपने लेटर हेड छापकर आप कह रहे हैं कि आप हैं। आपके अगर आप हैं तो फिर ये चैनलों में इस तरह का गंद क्यों मचा हुआ है? आपने सुशांत सिंह मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोका चैनलों को? तो साफ है कि NBA के अंदर केवल 70 न्यूज़ चैनल है और बाकी के न्यूज़ चैनल मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसकी हैसियत क्या रह जाती है? और NBA जो निर्देश देता भी है, जो दंड देता भी है, उसको चैनल मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो NBA जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें कह रहा था तो उसको लेकर कोर्ट का रवैया और भी ज़्यादा थोड़ा आक्रामक हो गया था, क्योंकि NBA के बारे में स्पष्ट है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगर कर पा रही होती तो इतनी चिंता ही क्यों उठती चैनलों को लेकर। NBA ने भी कोर्ट में यही दलील दी कि अगर आप हमें दरकिनार करेंगे तो सरकार आ जाएगी, और सरकार का हस्तक्षेप जाहिर है कि इसको और ख़राब करेगा, क्योंकि सरकार, सचमुच में ये तो सही बात है कि सरकार अगर दखलंदाजी देगी तो वो उसके अपने राजनीतिक एजेंडे भी साथ आएंगे। दखल तो दे ही रही है, परोक्ष रूप से दे रही, इसीलिए हमारा जो मीडिया है पूरी तरह से गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है, तब्दील हो चुका है। तो सरकार का दखल तो है, लेकिन वो दूसरे तरीके से है। अगर रेगुलेटरी बॉडी में भी उसकी दखल हो गई, या उसकी देखरेख में कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी, नियामक संस्था बनी चैनलों को ठीक करने के लिए, तब वो और ज़्यादा नियंत्रण कर सकती है। तो एक दूसरे मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक दूसरी संस्था की, जो कि सरकारी ना हो, जो कि जिसके पास एक संवैधानिक सत्ता हो, जो ऑटोनोमस बॉडी हो, स्वायत्त हो, उसके पास अधिकार हो, दंड देने के अधिकार हो, और जो चैनल उसको न माने उसे फिर और दंड देने के अधिकार हैं। क्योंकि अर्णब गोस्वामी के चैनलों को जब दंडित किया गया तो वो NBA से बाहर आ गए, उन्होंने अपनी एक संस्था बना डाली, और अब वो उससे बाहर आ गए तो उनको कोई दंड भी नहीं दे सकता। तो एक ऐसी संस्था की जरूरत है जिसमें सारे चैनलों को आना जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है, जो कि अभी तक नहीं हो रही। तो उम्मीद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, दोनों जगह जो ये बातचीत चल रही है, उससे कहीं ना कहीं इस जो मांग है या जो ज़रूरत है मीडिया काउंसिल की, मीडिया परिषद की, जिसके पास अधिकार भी हों, संवैधानिक उसके पास ताकत भी हो, तो इस तरह की काउंसिल के लिए एक रास्ता खुलेगा, और उसमें न सरकारी हस्तक्षेप होगा, ना ही ब्रॉडकास्टर्स का हस्तक्षेप होगा, ना ही एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का हस्तक्षेप होगा। विशुद्ध रूप से न्यूज़ चैनलों के या तमाम TV चैनलों के या तमाम मीडिया के कंटेंट को पर नज़र रखेगी, और उसको जो भी कोड बनेंगे, प्रोग्राम कोड, उनके हिसाब से चलाने में अपना एक कहना चाहिए सार्थक योगदान देगी। इस तरह से नहीं जिस तरह से NBA चल रही है। ये एक तरह का धोखा है, एक तरह का फ्रॉड है पूरे देशवासियों के साथ। तो NBA नकारा संस्था है, उसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। ये आत्मनियमन का जो छलावा है, अब ये बंद होना चाहिए।
टीआरपी घोटाले के रहस्योद्घाटन के बाद से न केवल अर्णब गोस्वामी या उनके टीवी चैनलों में छटपटाहट है, बल्कि उसको लेकर छटपटाहट केंद्र सरकार में भी है, संघ परिवार में भी है और दूसरी जो बीजेपी की सरकारें हैं उनमें भी है। क्योंकि अर्णब गोस्वामी उनके एक घोषित अघोषित प्रवक्ता हैं जो चैनल के माध्यम से उनके लिए एजेंडा सेट करते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, उनके दुश्मनों को या राजनीतिक शत्रुओं को टारगेट करते हैं, उनकी छवि को ध्वस्त करते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को और ऐसे चैनलों को बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर है कि जब टीआरपी घोटाले का पर्दाफाश हुआ और केस दर्ज हो गया और जो रिपब्लिक टीवी के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी एक एक करके पेशी होने लगी, उनसे पूछताछ होने लगी, अर्णब गोस्वामी को भी बुलाया जाने लगा, तो एक कहना चाहिए कि छटपटाहट पूरे संघ परिवार में मच गई, केंद्र सरकार में भी। और ये हुआ कि इनको कैसे बचाया जाए, तो बचाने के रास्ते खोजे जाने लगे। और रास्ता तो केंद्र सरकार पहले से ही इस रास्ते का इस्तेमाल करती रही है कि किसी और राज्य में क्राइम हो तो किसी और राज्य में एफआईआर करा दो, फिर सीबीआई को मामला दे दो और सीबीआई इसको टेक ओवर कर ले तो उस राज्य की पुलिस कुछ कर ही ना पाए। ठीक यही यहाँ भी करने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में एक नामालूम सी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से एक केस दर्ज करवा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी टीआरपी का घोटाला चल रहा है। और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई ही थी कि यूपी सरकार ने तुरंत उसकी जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को कर दी कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। केंद्र सरकार ने भी बिना वक्त गंवाए तुरंत सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। सीबीआई ने भी एक क्षण नहीं लगाया और एफआईआर दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। तो आप समझिए पूरा गेम प्लान क्या था कि बॉम्बे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब मुंबई पुलिस के से मामला कैसे खींच लिया जाए ताकि मुंबई पुलिस अर्णब गोस्वामी की जांच ना कर पाए और उसकी चोरियां और उसकी तमाम जो घोटाले हैं वो पकड़ में आ जाए, इसलिए वो मामला सीधे सीबीआई को देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में इस बार महाराष्ट्र सरकार ने समझदारी दिखाई। जैसा कि सुशांत राजपूत वाले मामले में उस समय वो नई थी तो वो समझ नहीं पाई और केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के जरिए सीबीआई का मामला बना दिया और सीबीआई के जरिए उस पूरे मामले को झपट लिया। इसके पहले आपको याद होगा कि भीमा कोरेगांव का मामला भी केंद्र सरकार ने एनआईए के जरिए झपट लिया था, जब महाराष्ट्र की सरकार उसमें दूसरी जांच बैठाने ही जा रही थी। उसने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन चूंकि भीमा कोरेगांव के जरिए केंद्र सरकार अपने विरोधियों को निपटाने की कोशिश कर रही है, एनआईए को मामला देकर मानवाधिकारकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जो बुद्धिजीवी हैं उनको जेलों में भरा जा रहा है। 16 लोगों को 2 साल से जेल में बंद करके रखा गया है। तो एक वो केस हो गया था, फिर दूसरा सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ और तीसरा ये टीआरपी घोटाले वाला जब मामला हुआ तो महाराष्ट्र सरकार तुरंत चेत गई और उसने जो सीबीआई को ये अधिकार दे रखा था कि वो जब चाहे किसी भी मामले को अपने हाथ में ले सकती है, तो राज्यों के ये हाथ में होता है और उसने वो जो सुविधा थी या छूट थी उसको विड्रॉ कर लिया। इसके पहले बंगाल भी कर चुका है, आंध्र प्रदेश भी कर चुका है, सिक्किम भी कर चुका है, छत्तीसगढ़ भी और राजस्थान की सरकारें भी कर चुकी हैं। तो इस बार महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा कर लिया। अब केंद्र सरकार के पास ये कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो सीबीआई को ये मामला दे सके। लेकिन जाहिर है कि सीबीआई के पास और केंद्र सरकार के पास अभी और भी बहुत सारे रास्ते हैं और उन रास्तों को आजमाने से वो चूकेगी नहीं, क्योंकि अर्णब गोस्वामी उनके लिए एक बहुत बड़े मोहरे हैं। वो मोहरे हैं जिनसे वो अपनी बिसात में बड़े बड़े जो प्यादे हैं या दूसरे मोहरे हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं, उसके इस्तेमाल करते हैं। तो अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए ये सरकार पूरी सक्रिय हो गई है। अब ये देखना है कि अगर सरकार इस दिशा में कुछ और करती है तो वो क्या करती है और उसको महाराष्ट्र सरकार किस तरह से काउंटर करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी अब आगे की रणनीति बना ली है। अगर इस मामले में कुछ पेंच लगाया गया केंद्र सरकार की तरफ से तो वो कुछ दूसरे मामले और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ खोल सकती है, दूसरी कंप्लेन आ सकती है। और पहले भी वो मुंबई पुलिस ऐलान कर चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में और पालघर वाले मामले में
ऐसा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनाई गई जिसका अभियान चलाया गया कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र की पुलिस के खिलाफ। तो ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में चौकन्नी है और अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। तो देखना यह है कि ये जो केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच अर्णब गोस्वामी को लेकर खींचतान चल रही है, वो कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, कौन सा रूप लेती है और उसमें अंततः जीत किसकी होती है, और क्या अर्णब गोस्वामी जो बिल्कुल कहना चाहिए कि निर्द्वंद होकर किसी तरह की कोई सीमा का पालन न करते हुए, किसी हर तरह की मर्यादाओं को तोड़ते हुए, लक्ष्मण रेखाएं लांघते हुए जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन पर कहीं से कोई नियंत्रण, अंकुश और रोक लग पाती है या नहीं लग पाती है, और पत्रकारिता का जो ध्वंस वो कर रहे हैं वो कब तक करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।